हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ROEO का सिलेबस, जिसमें हम इसका पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट सेकंड जो आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं नियम कौन से वर्ष के हैं, 2009 के हैं। अगर इसकी अधिनियम संख्या पूछे तो कौन सी है, 18 है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो आपका पार्ट सेकंड है इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड में 2 पार्ट्स में है ये चैप्टर 1, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसका चैप्टर 2 में हमने इसका पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, ठीक है, पार्ट 4 तक ये कंप्लीट करा दिया। अब हम इसका देखेंगे पार्ट 5। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी परीक्षा की योजनाएं हैं। 120 अंकों का आपका पेपर होगा, 120 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट भाग अ 80 नंबर का होगा, भाग ब आपका 40 नंबर का होगा, और इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। ये आपका भाग ब का सिलेबस है पूरा का पूरा, जिसको हम मार्च में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। पूरा मार्च से पहले आपका ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। 2-2 लेक्चर लाने पड़े दिन में, तो उस हिसाब से भी इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आ जाइए। और देखिए अधिनियम संख्या 18 है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहेंगे। तो आ जाइए, आर्टिकल 24 तक देख लेते हैं। 25 से स्टार्ट करते हैं। ये अपन आ गए 25वें पे, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, धारा 25 क्या कह रही है। धारा 25 कह रही है मतदान का अधिकार। तो देखिए मतदान का अधिकार से क्या मतलब है, आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे वार्डों के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। उसी वार्ड में जैसे मान लीजिए ये वार्ड होगा ABCDEFG और H। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है A वार्ड के अंदर। अब आपका रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आप यहाँ के क्या हैं, मामूली निवासी हैं A वार्ड के, तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो जब वोटिंग होगी तो आप यहाँ A वार्ड के अंदर जाएंगे, वोट करके आ जाएंगे। तो क्या जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन A वार्ड के अंदर है, तो क्या आप A वार्ड में उपस्थित नहीं है, उस अभी उपस्थित आप F वार्ड में है मान लीजिए। ठीक है, जिस समय वोटिंग हो रही है उस समय आप क्या है, अपने फ्रेंड के गए हुए हैं और वहीं पे किराए से घर लेके रह रहे हैं, परंतु आप मामूली निवासी A वार्ड के हैं और यहाँ से आपने क्या हुआ, आपका ऑफिस यहाँ पे F वार्ड के अंदर पड़ता है, तो आपने यहीं पर रूम लेकर रहने लग गए। ठीक है, तो क्या आप F वार्ड के अंदर आप वोट देकर आ सकते हैं? नहीं। ठीक है, आपने जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है आप उसी वार्ड के अंदर जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और किसी और वार्ड में जाके वोटिंग नहीं दे सकते, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस वार्ड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया वहीं पर आप वोट देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने A वार्ड के अंदर रहते हैं, है ना, A वार्ड के आप मामूली निवासी हैं, आपने क्या करा, A के साथ साथ F वार्ड का भी आपने क्या करा, एक वोटिंग कार्ड बनवा लिया। ठीक है, और C में भी अपना रजिस्ट्रेशन, D में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो आपने 2-3 जगह आप रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप A में भी वोट देकर आ गए, F वार्ड में भी जाके वोट दिया और D वार्ड में भी जाके वोट दिया। तो तब क्या प्रोविज़न बनेगा, तब ये बनेगा कि आप एक से अधिक वार्ड में जाके, वार्ड के अंदर जाके आप वोट देते हैं, तो आपके सभी जगह के वार्ड के वोट क्या कर दिए जाएंगे, 0 कर दिए जाएंगे, नुल एंड वॉइड कर दिए जाएंगे, है ना, शून्य कर दिए जाएंगे। ठीक है, कहीं का भी आपका मत माना नहीं जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन ये बनती है, जैसे मान लीजिए आप A वार्ड के मामूली निवासी हैं, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, इसके साथ में आपने क्या करा, A वार्ड के अंदर ही दूसरा रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। तो आपने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं किसी एक वार्ड के अंदर, है ना, तो आप क्या एक से अधिक बार उसी वार्ड के अंदर जाके बार बार वोट दे सकते आ सकते हैं। जैसे आप सुबह 11 बजे वोट दिया, फिर 12 बजे जाके दूसरे बंदे को भी वोट दिया है, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी वोटों क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन ये बनती है, जैसे मान लीजिए आप हैं A वार्ड की क्या है, रेजिडेंट है। ठीक है, यहाँ के मामूली निवासी हैं, यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपने कोई क्राइम कर दिया और आपको पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है, अब 2 दिन के लिए आपको जेल में डाल दिया और उसी समय पे वोटिंग हो रही थी। जिस 2 दिन के अंदर आपको जेल में डाला गया है उसी समय पे वहाँ वोटिंग हो रही है, और आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है जो चुनाव में खड़ा हुआ है, तो आपको बहुत अंदर से एक इच्छा जागृत हो रही है कि भाई इसको तो मुझे जिताना है हर हालत में। तो आपने कहा कि भाई मेरा वोटिंग अधिकार है और मैं वोट देने जाऊँगा, आपने मुझे जेल में डाला, मुझे वोट दिला के वापस ले आओ। तो क्या ये संभव है कि इस बंदे को वोट देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क टाइप का है। ठीक है, अभी 5 मिनट में इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, परंतु अब जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है
वो एक वार्ड का रेजिडेंट है, वहाँ का मौलिक निवासी है, और उसने कोई क्राइम कर दिया और उसको पुलिस उठा के ले गई है, और उसका एक बहुत घनिष्ठ मित्र है जो चुनाव में खड़ा हुआ है, तो वो उसको जिताना चाहता है। तो वो जब जेल में है और उसी समय वोटिंग हो रही है, तो क्या वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है या नहीं? ठीक है, उसको वोट देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, अभी हम 2 मिनट में इसका आंसर जान लेंगे, तब तक ये सारा पढ़ लेते हैं और तभी आपको पता भी चल जाएगा। आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी वो जैसे किसी वार्ड, सभी वार्डों के अंदर आपकी क्या होगी, एक नामावली होगी, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस वार्ड में आपको मत देने का अधिकार होगा जिस वार्ड में आपने क्या है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया वहीं पर आप वोट देने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि उसको क्या किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, एक से अधिक वार्ड के अंदर क्या है, मत नहीं देगा। और ऐसा यदि वह करता है, तो यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों में उसके मत क्या कर दिए जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे, 0 कर दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है। ठीक है, एक से अधिक बार अगर उसका नाम रजिस्टर्ड भी हो गया है या फिर गलती से हो गया है, जानबूझ के हो गया, तो भी वह ऐसे मत नहीं देगा। और अगर वह ऐसे मत दे देता है तो उसके सभी मत क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ लीजिए। अब जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आज ये देखिए, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह दंडादेश के अधीन या फिर अन्य किसी कारागार में परिरुद्ध है। ठीक है, उसको क्या कर रखा है, उसको डिटेन कर रखा है, जेल में भेजा गया है, तो वो मत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, परंतु इस उपधारा की कोई भी धारा तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यादेन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। आ जाइए यहाँ पर देखिए, धारा 26 क्या कह रही है। धारा 26 कह रही है निर्वाचन में मत देने की रीति। अब देखिए क्या प्रोसीजर होगा इलेक्शन में वोटिंग का, तो ये वाला बता रखा है। आ जाइए इसको देख लेते हैं। वैसे तो सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको पता ही है सारी चीज़ें, फिर भी हम पढ़ देते हैं। प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे। अब ये मतपत्र कैसे हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर बैलेट एंड पेपर वाला फॉर्म हो सकता है, ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म, किसी भी तरीके से वोटिंग कराई जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचक का क्या होगा, एक मत होगा, एक से अधिक वो वोट नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा देता है तो क्या होगा, उसके मतों को शून्य मानकर नामंजूर कर दिया जाएगा। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों किसी बात के होते हुए मतदान मशीनों से, मतदान मशीन कैसी हो गई, या तो इलेक्ट्रॉनिक होगी या फिर बैलेट एंड पेपर जो ओल्ड फॉर्म की मशीन थी, उस तरीके से आपके मत लिए जाएंगे। स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण में यही वाली बात बताया, मतदान मशीन कौन सी होंगी, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी या बैलेट एंड पेपर वाली मशीन होंगी, तो इनका प्रयोग करके ही आपसे वोटिंग कराई जाएगी। आज यहाँ पे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, आकस्मिक रिक्तियाँ मतलब कंटिंजेंसी वैकेंसीज किस तरीके से क्रिएट होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आकस्मिक रिक्तियाँ क्रिएट होने का कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, किसी ने त्यागपत्र दे दिया, किसी ने पहले ही क्या है रिटायरमेंट ले लिया, या फिर किसी को टर्मिनेट कर दिया गया उसकी पोस्ट से, या फिर उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण से कोई पोस्ट वैकेंट होती है किसी मिड टर्म के अंदर। जैसे मान लीजिए हमने चुनाव लड़े थे 5 साल के लिए, जिसने भी जो पीरियड है 5 ईयर्स तक के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। अब एक बंदा था, ए बंदा, अब वो 2 साल बाद ही क्या हुआ, इनमें से किसी कारणवश उसको निकाल दिया गया है। तो अब जो ये आकस्मिक रिक्तियाँ भरी जाएंगी तो वो रिमेनिंग पीरियड्स के लिए भरी जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी गणित है, ये रिमेनिंग पीरियड्स के लिए फिल की जाती है। अब जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ए बंदा, इसने अपनी जॉब कर ली 4 साल 6 मंथ्स तक कंप्लीट कर ली, 4 ईयर 6 मंथ्स तक इसने अपने कंप्लीट कर लिया है ना, 4.6 ईयर ऐसे लिखेंगे। तो 4.5 साल तक इसने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली। अब लास्ट के 6 महीने बचे थे, तब से पहले इसकी हो गई डेथ, या फिर इनमें से कोई कारण रिटायर हो गया, या फिर उसको टर्मिनेट कर देगा, निकाल देगा। तो अब ये लास्ट के जो 6 मंथ्स बचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई नए इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब बाय इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे, इतना याद रखें। लास्ट के 6 मंथ्स के लिए कोई बाई इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे। अब जो भी इलेक्शंस होंगे वो नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्शंस कराए जाएंगे, और यहीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है हर बार।
ठीक है, आ जाइए इसको पूरा पढ़ लेते हैं जिससे और आपके डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति उपधारा 4 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उपनिर्वाचन किससे भरी जाएगी? बाय इलेक्शन से भरी जाएगी, है ना। उपनिर्वाचन से भरी जाएगी, जो किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति में यथाशक्य शीघ्र करवाए जाने के लिए नियत किए जाएंगे। ठीक है, उपनिर्वाचन मतलब बाय इलेक्शन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर निर्वाचित हुआ है तब तक, है ना, जिसके स्थान पर जिसका, जैसे मान लीजिए इसका ए का पीरियड था 5 साल का, परंतु अब ये 5 साल पहले ही अब रिटायर हो गया या फिर डेथ हो गई या फिर टर्मिनेट कर दिया गया, तो अब जो रिमेनिंग पीरियड है उस पीरियड के लिए ही नया बंदा आके चुना जाएगा, ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने से कोई रिक्ति होती है तब क्या कराए जाते हैं? बाय इलेक्शंस कराए जाते हैं। किसी भी वार्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान में इस तरीके से कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति इन्हीं सदस्यों के मेंबर से भरी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके मतलब जिस वर्ग का है उस वर्ग, उस क्लास के मेंबर से ही वो रिक्ति भरी जाती है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो। ठीक है, महिला हो तो महिलाओं की पोस्ट पर कौन आएगा? महिला से ही उसकी पोस्ट फुलफिल करी जाएगी। जहाँ कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने या उसके त्याग पत्र दे देने या उसे हटाए जाने, ठीक है, उसके कारण इस तरीके से कोई रिक्ति क्रिएट होती है। और जब इलेक्शन लास्ट के अगर 6 महीने बचे हैं तो क्या होगा? वही वाली बात बता रहा है कि ऐसी रिक्ति के 6 मास के भीतर पर्यवसित हो गई होती वह राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक ना भरा जाए। ठीक है, तो अगर लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं तो इस तरीके निर्वाचन के लिए राज्य सरकार मना भी कर सकती है कि अब जो रिक्ति है वो अगले मतलब मेन टर्म्स के लिए ही भरी जाए, अब लास्ट में 6 महीने के लिए क्या इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 28 किससे डील कर रही है? निर्वाचन अपराध से। निर्वाचन अपराध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? ठीक है, देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अपराध को क्या बोलेंगे? ऑफेंस। ठीक है, तो याद रख लें, निर्वाचन इलेक्शन हो गया, अपराध ऑफेंस हो गया। तो निर्वाचन अपराध से रिलेटेड कौन सी धारा है? 28 है। इसके अंदर क्या बता रखा है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अगर जैसे आपको याद ना रहे तो इंग्लिश में भी आपको नाम पता होनी चाहिए। इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पीपल एक्ट 1951। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 बोला जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम, है ना, ये याद रख सकते हैं। तो अब ये क्या है, अगर जैसे मान लीजिए इलेक्शन से रिलेटेड कोई अपराध करता है तो जो कैंडिडेट है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। तो अब ये पनिशमेंट दिया जाएगा तो इसके अंदर जो 1951 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 43 है तो उसमें ये धाराएं दे रखी है, जैसे 125, 126, 127, 127 ए, 128, 129, 130, 31, 32, 32 का ए, 33, 34, 34 का ए बी, फिर 135, 135 का ए बी सी और 136 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी माने जाएंगे। तो इन सब क्या है, ये सब एक बार मैंने पढ़ के बता दिया जिससे आप थोड़ा सा याद रख पाएँ। ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं जिसके अंदर पहला पॉइंट कहता है क्या कह रहा है, निर्वाचन के प्रति निर्देश। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होंगी वो इसके अंदर मेंशन की जाएंगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है उसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र मतलब इलेक्टोरल एरिया है जिसमें वार्ड जैसे वार्ड हैं उनका डिटरमिनेशन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ इलेक्शंस होंगे कहाँ कहाँ नहीं होंगे, है ना। फिर सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी पॉइंट बता रहा है कि धारा 125 127 में जो अभिव्यक्ति को डिफाइन किया गया है इस अधिनियम के अधीन, ठीक है, अभिव्यक्ति को डिफाइन किया गया इस अधिनियम के तहत, तो उसको क्या है प्रतिस्थापित कर दिया गया है आर्टिकल 134 136 में। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है 125 127 में जो अभिव्यक्ति की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में, उसे आर्टिकल 134 136 में
क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अंदर। ये वाली बात बता रहा है। फिर घ पॉइंट डी पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है धारा 135 ख, ठीक है, उपधारा 1 में लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा के स्थान पर शब्द कौन सा जोड़ा गया, नगर पालिका का वार्ड जोड़ा गया है, ठीक है। लोकसभा या राज्य की विधानसभा के स्थान पर नगर पालिका का वार्ड, ये शब्द जोड़ा गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नीचे पॉइंट दे रखा है उसमें ये बता रखा है, तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अंतर्वेश किसी बात के होते हुए कोई उम्मीदवार जो स्वयं मतलब खुद या अपने प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से अपने नाम निर्देशक पत्र या अपने शपथ पत्र या किसी कथन या फिर यथास्थिति किसी घोषणा में जिसे रिटर्निंग ऑफिसर है ना अधिकारी के समक्ष नाम निर्देश पत्र के साथ में परिदत्त किया जाना अपेक्षित है, ठीक है। इसमें फिर ये बता रखा है, अगर जैसे मान लीजिए ये जो उम्मीदवार है इसने कोई मिथ्या सूचना दी है ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तो जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ये विश्वास करने के कारण है कि वह मिथ्या है, ठीक है। अगर ये अपनी खुद की कंसाइज से कोई ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको क्या होगा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन छुपाता है, ठीक है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा छुपाई गई है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, तो 6 मंथ्स का क्या होगा, उसे जेल पनिशमेंट, ठीक है, जेल, ठीक है, कारावास 6 मास तक की क्या होगी, उसको कारावास अवधि तक जेल जाने की या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसमें बता रहा है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, भ्रष्ट आचरण, देखो भ्रष्ट आचरण होता क्या, आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट है और एक बी कैंडिडेट है एक ज़िले में, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि ये ए कैंडिडेट वाले को 40% वोट मिल सकते हैं और बी को 60% वोट मिल सकते हैं, ठीक है। अब परंतु यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर ये 2 कैंडिडेट ही खड़े हो रहे हैं। अब इस ए कैंडिडेट ने सोचा कि अगर मुझे जीतना है और बी को हराना है तो मुझे बी के जो वोट हैं उनको स्प्लिट करना पड़ेगा 50% में, कि आधे वोट ही मिले। तो इसने ऐसा एक बंदा यहाँ पर खड़ा कर दिया, सी कैंडिडेट, ठीक है। अब क्या हुआ, सी कैंडिडेट खड़ा करने के कारण क्या हुआ कि आधे लोग इसकी तरफ चले गए, इसके वाले तो जो इसको दे रहे थे 40% वो तो इसके साथ हैं पूरे के पूरे, परंतु ये इस बी कैंडिडेट के वोट तोड़ने के लिए इस तरीके के बंदे को लाया कि जो 60% है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाए, तो यहाँ पर 30% रह गए वोट और इसके पास भी अब 30% ही आएंगे। और आपको पता है कि वोटिंग में विनर कौन होता है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। अब यहाँ परसेंटेज में वोट देख लीजिए, 40% वोट आए, हालांकि ये अकेले बी से हार रहा था एक समय पर, परंतु इस तरीके के इसने एक भ्रष्ट तरीका अपनाया जिसकी वजह से इसने बी के वोटों को स्प्लिट करवा दिया। तो इस तरीके के जो आचरण होते हैं भ्रष्ट आचरण के अंदर आते हैं, जिसके अंदर रिश्वत लेना, पैसे देना, खरीद फरोख्त करना, इस तरह के सभी कार्य आ जाएंगे। आ जाइए इसको समझते हैं। देखिए, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचक के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। कौन का? पहला, रिश्वत। अब रिश्वत कैसी ली गई है, किसके द्वारा? किसी उम्मीदवार के या उसके कोई अभिकर्ता के द्वारा या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे कोई भी हो, किसी परितोष का ऐसा दान, ठीक है, परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यह उद्देश्य हो कि, क्या उद्देश्य हो कि किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या ना होने या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए प्रेरित करता हो या रोकता हो या फिर इस तरह का कोई कार्य करता हो, तो वो किस में आएगा? रिश्वत भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें बोल देंगे कि भाई हम तुझे 1000 रुपये देंगे, बस एक बंदे को वोट देना, इसको वोट दे कराना है, या फिर तुम 1000 रुपये ले लो और किसी को वोट मत देना। तो इन दोनों में क्या हो गया, ये एक तरीके से रिश्वत ले लिया, भ्रष्टाचारण का उपयोग किया गया है, जिससे क्या होगा, इस बी बंदे के वोट रोके जा सके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस बी के वोट रोकने हो, तो मान लीजिए अभी ये क्या है, ये बोल रहा है भाई हम ए को तो वोट नहीं देंगे, तो ये कहा कि तुम 1000 रुपये ले लो पर बी को भी मत दो, ठीक है। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे भी तो भ्रष्ट तरीका हो गया ना, एक अपने फेवर में नहीं खरीद पाया पर दूसरे को भी तो वोट नहीं देने दे रहा। किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होना या फिर उन्हें यह उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने के लिए प्रेरित करना भ्रष्टाचरण के अंदर आएगा। किसी को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए इनाम के रूप में हो, किसी भी प्रकार में हो, पैसे दे दो, इनाम दे दो, या फिर कोई और फॉर्म हो, दारू पिला दो, ठीक है। चुनाव में तो ड्रिंक तो कराई जाती है, दारू भी बहुत बिकती है, आपको पता ही है,
ठीक है। तो इस तरीके कार्य कर करके वोटों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण ये बता रखा है कि इस खंड के प्रयोजनार्थ जो परितोषण शब्द का यूज़ किया गया है वो धन मतलब मनी के फॉर्म में हो सकता है, ये धन के किसी रूप में हो सकता है। आप पैसे नहीं दे रहे परंतु आप इसको दे रहे हो, भैया तुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने की तुझे और तेरी फैमिली को टिकट दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है और इसमें सब रूपों में मनोरंजन, इनाम के लिए सभी रूपों में नियोजन सम्मिलित है, किंतु इसमें किसी भी निर्वाचन में या उसके प्रयोजन के लिए सद्भावनापूर्वक उपयोगत की किन्हीं व्ययों का संदाय सम्मिलित नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छे सद्भावनापूर्ण मतलब की भावना ऐसी है, बहुत अच्छी भावना है कि भैया ये जो पैसा खर्च होना है ये सोशल वेलफेयर, ईमानदारी और इस तरह के कार्य में हो रहा है, तो ये भ्रष्ट आचरण में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आज ये आगे चलते हैं। अब देखिए असम्यक असर डालना, पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, रिश्वत पढ़ा, ठीक है, भ्रष्ट आचरण में। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, असम्यक असर डालना, ठीक है। असम्यक असर डालने का मतलब क्या, असम्यक असर डालने का मतलब है कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से स्वतंत्र जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं ना, उसमें इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं कि भाई ये जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है या तो हार जाए या जीत जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असम्यक असर डालना हो गया। आ जाइए इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो इसमें क्या पॉइंट दे रखा है, इस खंड के उपबंध में व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथा निर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कराए जा रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। हस्तक्षेप का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, इस चीज़ की बारे में बता रहा है। अब यहाँ देखिए किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक, ठीक है, कोई उम्मीदवार है या कोई निर्वाचक है या ऐसा किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक के क्या है, हित जुड़े हुए हैं, हितबद्ध हैं, ठीक है। अब उसके क्या है, उसके साथ हित जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो जैसे मान लीजिए ए बंदा है और ये बी बंदा है। अब यहाँ पर है सी, अब इस सी के हित ए के साथ जुड़े हुए हैं, इसके पास में इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इसको रिवील कर दे, सी अगर ए की कोई इन्फॉर्मेशन रिवील कर दे मार्केट में, तो या तो ये हार जाएगा या ये जीत जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके हित जुड़े हो गए, तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ये बंदा क्या कर रहा है, जो स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होने जा रहे थे ए और बी के बीच में, उनमें ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये असम्यक असर डाल सकता है। ये उस इन्फॉर्मेशन को बाहर ले आएगा, तो मान लीजिए ए और ज़्यादा वोटों से जीत सकता है या फिर और ज़्यादा वोटों से हार सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं रहे। तो इस तरह का जो भी कार्य होता है ये भी भ्रष्ट आचरण के अंदर आता है। अब किस प्रकार की क्षति, उसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार, किसी जाति समुदाय के बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देना, इस तरह के कार्य किसके अंदर आएंगे, असम्यक असर डालने में आएंगे। किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना कि वह ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्धित है उस पर देवी अप्रसाद मतलब देवीय कोई उस पर क्या है, कृपा बनी हुई है, और फिर देवीय वो हो जाएगी उस पर, मतलब यानी भगवान की कृपा या फिर आध्यात्मिक इस तरीके का उसका निंदा हो जाएगा कि भाई तूने अगर ये काम नहीं करा तो तुझ पर ये प्रकोप आ जाएगा, ये इस तरह के कार्य भी इसके अंदर आएंगे, है ना। का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, तो भी उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो ए है, अब जैसे मान लीजिए ये सी बंदा यूँ बोले कि भाई अगर तुमने है ना हमारी कार्य नहीं करे तो हम इस तरह का एक अनुष्ठान, एक यज्ञ करवाएंगे जिससे है ना तुम हार जाओगे पूरी तरीके से, या फिर हम इस तरह का यज्ञ करवाएंगे जिससे तुम जीत जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये समझा जाएगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक या निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खंड के अंतर्गत क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। जो ये बंदा सी मतलब कोई भी बाहर का बंदा, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन देना। अब जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक वेलफेयर की कोई घोषणा की गई है कि भैया हम यहाँ पे रोड बनवा देंगे, यहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा देंगे, यहाँ पर रोडें अच्छी बना देंगे, स्कूल की जो पगडंडियाँ उनको सही करा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। तो ये सब क्या है, ये मतलब उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, भ्रष्ट आचरण के अंदर नहीं आएगा। ये सब किसके अंदर माना जाएगा, वेद अधिकार माना जाएगा, भैया ये तो करना ही है, ठीक है। इसको इसके अंतर्गत तो क्या नहीं, उसके अंदर नहीं समझा जाएगा, इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा। इस तरीके से अगर कोई लोक नीति की घोषणा की जाती है, लोक कार्रवाई का कोई वचन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये सी बंदा है, अब ये इस गली के अंदर कोई उपद्रव करता रहता है हमेशा। अब इन्होंने कहा कि भैया तुम हमें वोट दोगे तो हम इसको जेल में पहुंचा देंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे कानूनी केस चल रहे हैं और ये समाज के लिए खतरा बना हुआ है। अब मान लीजिए उससे पहले ही इन्होंने क्या किया, इसको जेल में पहुंचा दिया। तो इसने तो इन्होंने क्यों जेल में पहुंचाया बंदे को, क्योंकि ये एक तरीके से क्रिमिनल था,
ठीक है। और ये आशंका बनी हुई थी कि और भी कोई बड़ा क्राइम कर सकता है, तो भैया इसको जेल में पहुंचाओ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए तो इसको जेल भेजा गया है, तो इस तरह के कार्य को क्या होगा, अपन भ्रष्ट आचरण में नहीं मानेंगे, ठीक है। किसी वेद अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर क्या हो गया, हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। आ जाइए आगे। अब देखिए आगे भ्रष्ट आचरण में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से मतलब उसको विरक्त रहने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर वह धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है, या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीकों का उपयोग करता है या उनकी दुहाई देता है, तो वो सब क्या होगा, भ्रष्ट आचरण में कैलकुलेट किया जाएगा। परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत यदि उम्मीदवार को आवंटित कोई प्रतीक है ना, उम्मीदवार को कोई प्रतीक दिया गया है तो वो इसका उपयोग करता है, तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक उसको नहीं समझा जाएगा अगर उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया गया है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हैं। फिर आगे इसके अंदर देखिए, इसके अंदर वही सारी बातें बताई गई हैं कि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आप क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना या संप्रवर्तन करना या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो सब किस में आएगा, भ्रष्ट आचरण के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इसमें आगे बताया गया किसी भी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या फिर उसका गौरवान्वयन करना, इसके अंदर क्या होगा, भ्रष्ट आचरण के अंदर सम्मिलित होगा। तो कोई भी व्यक्ति सती प्रथा या फिर उससे रिलेटेड कोई कार्य को अग्रसर मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके नहीं दिखा सकता है, ठीक है। आ जाइए इसके अंदर। अब देखिए इसमें स्पष्टीकरण में ये बता रखा है कि सती के संबंध में कि सती और गौरवान्वयन, ठीक है। तो मान लो कोई गौरवपूर्ण है ना सती का प्रचार प्रसार कर रहा है या फिर सती के बारे में जो डेफिनेशन है वो कौन सी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी सती निवारण अधिनियम 1987 में जो डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। इस डेफिनेशन को ही माना जाएगा। सती के संबंध में क्या बात करेगा। अब सती प्रथा होती क्या है, देखो सती प्रथा होती है, जो बच्चे नहीं जानते उनको बताते हैं, ये हो गए पतिदेव, ठीक है। ये किस पे लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए हैं अर्थी पर, लकड़ियों पर, ठीक है। ये पतिदेव लेटे हुए हैं, इतने ही ठीक है। अब इनके साथ में क्या हुआ, इनकी पत्नी को भी यहाँ पे बैठा दिया गया है ना, ये पत्नी बैठ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो इनकी वाइफ हैं, ये जिंदा हैं और ये पतिदेव हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। तो अब क्या है, पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जला देना ही सती प्रथा कहलाता था। ये हमारे समाज की एक कुरीति थी जिसको बड़ी मुश्किल से ख़त्म कराया गया, ठीक है। अभी भी आज़ादी के बाद भी ऐसे कई केस देखने को मिले जिसमें सती प्रथा को अपनाया गया था, जो कि नैतिकतापूर्ण और कानूनी रूप से ये सब इलीगल है ना, लीगल नहीं है। इस तरह के कृत्य करना सभी गैर कानूनी रूप है, तो ये सब को बढ़ावा नहीं देना है। इसीलिए सती प्रथा को अगर इसका कोई प्रचार प्रसार करता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण के रूप में माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई उम्मीदवार है या कोई अभिकर्ता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस ले लेने के लिए उसे प्रेशराइज करना, उसको रिश्वत देना, उसके अगेंस्ट में कोई मिथ्या प्रचार करना, तो इस तरह के सारे काम के क्या आएंगे, ये भी सब भ्रष्ट आचरण के रूप में माने जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या किसी निर्वाचक, अब इसमें स्वयं जो इलेक्शन लड़ रहा है वो खुद उम्मीदवार जो है ना, या उसके कुटुंब का कोई सदस्य है या उसका कोई अभिकर्ता है, इन सब को छोड़कर किसी और के लिए वो कोई यान या जलयान
है ना, कोई किराए पे लेते हैं, कोई भाड़े पर लिया है, तो वो सब किस में आएगा, भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा। खुद के लिए तो कोई गाड़ी ली जा सकती है, अपने उम्मीदवार अपने लिए तो गाड़ी किराए पे लेगा ना, कि वहाँ वोट डालने जाना है, ठीक है, या फिर अपने किसी कुटुंब, किसी परिवार के व्यक्ति के लिए भी ले सकता है, क्योंकि उसकी गाड़ी है तो उसको कोई इस्तेमाल कर सकता है, या किसी अभिकर्ता के लिए वो गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु इसके अलावा और किसी के लिए अगर वो कोई गाड़ी लेते हैं, किराए पे गाड़ी लेते हैं, या अपनी खुद की स्वयं की गाड़ी से किसी को भेजते हैं, तो वो सब भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा। अब कौन कौन से गाड़ियाँ या फिर कौन कौन सी गाड़ी भ्रष्ट आचरण के अंदर नहीं आएगी, तो देखिए वो स्वयं को किसी ऐसे मतदान केंद्र पर, यहाँ पर इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है मैं क्लियर करता, स्वयं को किसी ऐसे मतदान केंद्र पर स्वयं, ठीक है, या फिर जो उसका उम्मीदवार है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य, उनके लिए अगर कोई गाड़ी किराए पे ली गई है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंदर नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी हो। वही सब सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं, ठीक है। तो हालांकि वो अगर वो स्वयं के लिए नहीं ले रहा है तो भ्रष्ट आचरण में है, स्वयं, उम्मीदवार, उसके कुटुंब या फिर किसी सदस्य या अभिकर्ता से भिन्न, ठीक है। तो इतने लोगों के लिए अगर वो कोई गाड़ी लेता है तो वो भ्रष्ट आचरण में नहीं आएगी, और इन लोगों को छोड़ने के बाद में अगर किसी और के लिए गाड़ी लेता है तो वो भ्रष्ट आचरण में आएगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए डेप्थ में आपको ये समझाया जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को प्रवाहित किए जाने के प्रयोजनार्थ ही यान या जलयान को भाड़े पर लेना इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा। यदि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यान या जलयान कोई ऐसा यान या जलयान है जो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित नहीं है, परंतु यह और किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहाँ से आने के प्रयोजन, जाने आने है ना, के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान जलयान, किसी ट्रॉम, रेलगाड़ी का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, खुद के लिए कोई गाड़ी लेके जाता है तो भ्रष्टाचारण थोड़ी होगा। स्पष्टीकरण, इस खंड में अभिव्यक्ति है ना, यान से ऐसा कोई भी यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है, चाहे वे यांत्रिक शक्ति से हो, अन्यथा चलित हो, है ना, मैकेनिकली चल रहा हो या किसी और कारण से चलता हो, चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो, तो वो सभी प्रकार के यान इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जलयान में वाटर वाले हो जाएंगे। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबंध के उल्लंघन में वे उपज्ञत करना प्राधिकृत करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई उम्मीदवार है या अभिकर्ता है, अब वो कोई भी इन उपबंधों के अलावा कोई और खर्चे कर रहा है, एक्स्ट्रा खर्चे कर रहा है, जैसे दारू पिलाना, ठीक है, रिश्वत देना, तो वो सब क्या होंगे, भ्रष्टाचारण में आ जाएगा। उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या फिर अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में से निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के किसी व्यक्ति से कोई सहायता मत देने से, अन्यथा अभिप्राप्त या प्राप्त करना, ठीक है, अभिप्राप्त या प्राप्त करने का दुप्रेषण या फिर प्रयत्न करना, अर्थात जैसे राजपत्रित अधिकारी, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस बल के सदस्य, आबकारी अधिकारी, इनकी सहायता लेने का प्रयास करना खुद की उम्मीदवारी, खुद को जिताने के लिए, तो वो भी भ्रष्ट आचरण में आएगा, ठीक है। अब देखिए, राजस्व अधिकारी जिसमें पटवारी इसी प्रकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। सरकार की सेवा में व्यक्तियों का ऐसा अन्य वर्ग जो विहित किए जाए, तो ये सारे जो राजपत्रित अधिकारी हो गए, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हो गए, पुलिस बल के सदस्य हो गए, आबकारी अधिकारी हो गए, राजस्व अधिकारी, पटवारी, सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति लगे हुए, तो ये सब अगर किसी व्यक्ति, है ना, किसी उम्मीदवार के साथ में कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित हो जाएंगे कि वो इनकी सहायता लेकर क्या कर रहा है, चुनाव जीतना चाहता है। अब देखिए, इसमें स्पष्टीकरण ये बता रखा है कि जो सहायक, जैसे मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, अब उसके साथ में जो उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, अभिकर्ता या सहायक कहलाएंगे। तो उनके बारे में बता रखा है। खंड 1 से लेकर खंड 9 के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर, मतलब उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सहायक समझा जाएगा, यदि वह उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या फिर गणन अभिकर्ता के रूप में उसकी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके साथ में निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने उम्मीदवार की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में काम किया है, इस धारा की अभिव्यक्ति अभिकर्ता में सम्मिलित होगा। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स, ये आपके 29 तक आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। इसके आगे के आर्टिकल्स अपन जल्दी देखते हैं, ठीक है। जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, उसका आंसर जल्दी से दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए स्टूडेंट, जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए।
सती प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। इसके बारे में बताना है कि ये कौन सा एक्ट है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 1833, बी 1829, सी 1887, डी 1987। तो देखिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सती प्रोहिबिशन एक्ट इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें और फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।